हे बडीज, वेलकम टू माय चैनल बुक ऑफ मानवा। आज के एपिसोड में हम द ग्रेट वॉर के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इस संडे मैंने इसकी पूरी स्टोरी रीड करी थी और यकीन मानो ये काफी मस्त सीरीज होने वाली है। इसमें एक्शन इतना भर भर के दिया है कि आपको गूज़बम्प्स आना पक्के तय हैं। अगर आपने ये मिस कर दी तो अब इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और शुरू करते हैं इसका एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की शुरुआत बटलर की बाइक को दिखाने से होती है, जो गैमिन पर अभी भी गुस्सा हो रही होती है और उसको कहती है, अगर तुमने उस क्रिमिनल को जाने नहीं दिया होता तो आज मेरा हस्बैंड जिंदा होता। तुम्हें ही इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तुमने उस क्रिमिनल को छोड़ने की गलती की है तो तुम्हें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी होगी। गैमिन को उसकी कई बातें समझ नहीं आ रही होती है। वो बस सुन होकर एक जगह खड़ा रहता है और वहीं कामना शुरू कर देता है। तभी पीछे से ली जीवू आती है और वो उस लेडी को बुलाती है और वो पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगती है। ली जीवू गुस्सा होकर उस पर चिल्लाती है, क्या तुम मुझे बता सकती हो ये उसकी गलती कैसे हो सकती है जो तुम उसे दोषी कह रही हो। पीछे से सेयुन भी बोलता है, मैं सचमुच नहीं जानता कि हम आपके हस्बैंड के मर्डर के बारे में क्या कहें। हमें ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि वो अब जिंदा नहीं रहे। फिर हमें इस लड़की को दिखाते हैं क्योंकि ये भी गैमिन की फ्रेंड होती है जिसका नाम चोई हीवुन होता है और इसकी एज भी 16 होती है। ये भी उसी लेडी को समझाते हुए कहती है, प्लीज आप गैमिन पर दोष मत लगाइए क्योंकि वो तो वहाँ पर किसी और को बचाने की कोशिश कर रहा था। ली जीवू कहती है, ये उस क्रिमिनल की गलती है पर आप गैमिन को दोष क्यों दे रही हो। आप एक समझदार लेडी हो तो ऐसी बच्चों वाली बातें क्यों कर रही हो। गैमिन भी उनकी बातें सुन रहा होता है लेकिन वो बेचारा किसी को कुछ नहीं बोल रहा होता है। वो लेडी भी उन सभी की बातें सुनकर अब खामोश हो जाती है और वहीं दांत पीसकर रोने लगती है और कहती है, तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है। मेरी सारी लाइफ का मेरा खुद का प्यार एक दिन इतनी बुरी तरह से मर जाएगा। मैं अपनी लाइफ ये सोचकर जीती रही कि ये एक्सीडेंट सिर्फ फिल्मों में ही होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एक्सीडेंट एक दिन मेरी एक्चुअल लाइफ में भी हो सकता है। वो बेचारी वहीं पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसकी ऐसी हालत देख गैमिन के तीनों दोस्त भी उसके लिए दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस लेडी के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। फिर सीन डोक्यूम और यूनडोंग का दिखाते हैं जो न्यूज पर सुनते हैं। पुलिस ने ये भी पाया कि वो ओट्रिम के चेयरमैन होंग योंगसुक का सबॉर्डिनेट था और एक्सीडेंट वाली जगह पर मिले चाकू के बेस पर ऐसा माना जा रहा है कि ये क्रिमिनल वही है जिसने हाल ही में इंचियन पी होटल में चाकू से हमला किया था। ये न्यूज सुनने पर हिसुकोंग गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ये सारी बकवास है। आखिर ये न्यूज वाले बिना कुछ बात जाने उस बच्चे को हथियारा कैसे बोल सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ये बात सही है। डोक्यूम कहता है, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारी बात सुन सकते हैं, लेकिन तुम टीवी पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो। तभी उन तीनों को कोई कहता है, ये युनवू ने नहीं किया है क्योंकि ये सारी करतूत होंग सियुक की है। तीनों को ये बताने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना लिम होता है। और वो आगे कहता है, इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कल बटलर जंग का भी पीछा किया था जिस वजह से वो युनवू तक पहुंच पाया है। डोक्यूम बोलता है, क्या होंग सिया का भी यही मानना है। तुम इतने पक्के तौर पर कैसे कह सकते हो। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं तभी हिसुकोंग को काफी अच्छी स्मेल आना शुरू हो जाती है और वो सोचता है आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तभी उन सभी के पीछे से सिया एंट्री लेती है और वो बोलती है, क्या सभी लोग यहीं पर हैं। और ये खुशबू भी सिया के परफ्यूम से ही आ रही होती है। सिया अपनी न्यू लुक के साथ आती हुई सबसे कहती है, मैंने अभी इस बात की रिसर्च की थी और मुझे पता चला कि सियुक ने कल अंकल जंग का पीछा किया था। सिया को लुक्स चेंज करता देख हिसू चिढ़ता हुआ कहता है, नूना क्या तुमने अपनी लुक फिर से क्यों चेंज कर दी। डोक्यूम कहता है, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता है। तब सिया बताती है, हाँ सियुक वो कमीना कभी भी खुद से गाड़ी नहीं चलाता तो मैंने चुपके से उसके ड्राइवर के फोन पर एक टाइमलाइन चालू कर दी। वो पूछते हैं, अब ये टाइमलाइन क्या होती है। सिया कहती है, ये गूगल मैप्स का ही एक फीचर होता है जो तुम्हारे रास्तों को रिकॉर्ड करता है। डोक्यूम कहता है, तो क्या तुमने चुपके से उसका फोन इस्तेमाल किया। सिया कहती है, ये थोड़ा मुश्किल था लेकिन मैंने आज सुबह इसे चुरा लिया। और आगे कहती है, दोस्तों तुम कभी भी अपनी लॉक पैटर्न में जेड का इस्तेमाल मत करना अगर तुम भी इस तरह से अपना मोबाइल नहीं गंवाना चाहते। सिया आगे बताती है, वैसे भी इसमें उस अंडरपास तक जाने का ही रिकॉर्ड है जहाँ युनवू था। मुझे यकीन है कि उस दिन उनकी मुलाकात युनवू और अंकल बटलर से हुई होगी। यीशु गुस्से में आकर कहता है, तो आखिरकार ये वही था। उसने युनवू की मदद करने के लिए उसे मार डाला। डोक्यूम कहता है, और इसकी क्या गारंटी है कि अंकल जंग ने युनवू को धोखा दिया। शायद होंग सियुक ने अंकल बटलर को फिर से एक मौका दिया होगा और युनवू को दोबारा पकड़ने की प्लानिंग बनाई होगी। और मेरे ख्याल से इसी थ्योरी से गैस हो जाता है कि चांसेस हैं कि युनवू ने बटलर को इसी वजह से चाकू मार दिया हो, लेकिन हम इस अंजाम तक नहीं पहुंच सकते कि सियुक ने उसे मार डाला हो। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता। लिम उसकी बातें सुन ठीक में आंसर देता है, लेकिन सिया को अपने अंकल पर इतना भरोसा होता है कि वो बोलती है, मेरे अंकल ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं कर सकते। सिया का ऐसा जवाब सुन डोक्यूम कहता है, इस दुनिया में आप किसी चीज के बारे में 100% करेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये दुनिया आजकल बेमानों की दुनिया है। सिया अभी भी उदास मन से यही कहती है, मैंने अनगिनत लोगों को लालच की वजह से अपने कैरेक्टर से बाहर जाकर धोखा करते देखा है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अंकल मेरे साथ ऐसा करेंगे। बीच में इंडो कहता है, डोक्यूम ठीक कह रहा है, बटलर बड़ा था जिसकी वजह से उस पर अपनी जिंदगी
की मुश्किलों का प्रेशर भी ज्यादा होगा और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लालच की वजह से वो बहुत आसानी से धोखा दे सकता है। अगर उसने सच में धोखा दिया हो तो मैं अंकल बटलर के लिए दुख भी महसूस नहीं कर पाऊंगा कि वो इतना गिर सकता है। दूसरी तरफ टीवी में रिपोर्टर बताता है होंग सियुक ऑट्रिम के चेयरमैन होंग योंग सुक के सबसे बड़े बेटे इंचियनपी होटल में उस क्रिमिनल के बच्चे का ठिकाना अभी भी किसी को मालूम नहीं है और क्रिमिनल की तलाश में हर पॉसिबल कोशिश करने को कही है। हिसू न्यूज सुनकर कहता है गहरा अफसोस। हाँ ये भी सही है क्योंकि बहुत ऊंचे लेवल का और पावरफुल पर्सन होने का सबूत ऐसे ही तो देते हैं ये लोग। यूनडोंग न्यूज सुन बोलता है अगर वो अपना सारा ध्यान युनवू को ढूंढने में लगा रहे हैं इसका मतलब युनवू वहां से बच के भाग गया होगा, है ना। डोक्युम उसकी बात सुन कहता है भला अब ये कौन जानता है, शायद हो सकता है कि उन्होंने पहले ही उसे मार दिया हो। हिसू डोक्युम की ऐसी बातें सुनकर उस पर गुस्सा होते हुए बोलता है ये कितनी भयानक बात है और तुम यूनडोंग को ऐसे क्यों डरा रहे हो। उनको ऐसे झगड़ता देख सिया कहती है युनवू अभी जिंदा है क्योंकि ये बात मुझे आज सुबह ही पता चली है क्योंकि जब मैं आज सुबह डिनर टेबल पर अपने डैड और भाई के साथ खाना खा रही थी मैंने चुपके से नोटिस किया था कि उन दोनों के चेहरे पर सड़ापन झलक रहा था, मानो कि वो युनवू को एक बार फिर से खोकर गुस्सा हो। मैंने उन्हें लाइफ टाइम देखा है, अगर चीजें ठीक होती है तो उनके चेहरे खुश और अलग दिखते हैं। युनवू इस बार भी उनके हाथ लगने की बजाय कल फिर से भाग गया। चीजें हाथ से निकल गई हैं, इसीलिए पुलिस इस मामले में और अधिक ऑफिसर्स को हायर करेगी। तब होंग सियुक पुलिस के सामने उसे ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। अब वो कमीना सियुक उसने जरूरी चिंता के मारे फिर से युनवू को ढूंढना शुरू कर दिया होगा। सिया की बात सुन इंडोंग कहता है तो फिर हमें जल्दी से युनवू को ढूंढकर उसकी मदद करनी होगी। हिसू भी कहता है तो ठीक है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारे पास अभी भी एक मौका है। फिर लिम सभी की बातें सुन बोलता है पर अभी भी एक प्रॉब्लम है कि हम उसका पता नहीं लगा सकते। लिम की बात सुनकर सिया कहती है तुम फिक्र मत करो, युनवू को ढूंढने के लिए अभी भी हमारे पास एक रास्ता है क्योंकि जल्दी युनवू का जन्मदिन आ रहा है। वो बच्चा हमेशा से ही पकड़ से बाहर रहा है, यहाँ तक कि अंकल बटलर भी कभी कभी उसका पता नहीं लगा पाते थे, लेकिन हम हर बार उसका पता लगाने में कामयाब रहे क्योंकि हर साल वो अपने जन्मदिन पर अपनी माँ की बनी कवर पर उनसे मिलने आता है। और सिया सीरियस होकर कहती है अब वो टाइम भी आ गया क्योंकि ठीक 2 दिन बाद उसका जन्मदिन आने वाला है और मुझे तुम सभी पर पूरा भरोसा है कि तुम इस बार युनवू को अपने साथ लेकर आने में कामयाब होगे। और सिया की इस बात को लिम की पूरी टीम बड़े ध्यान से सुन रही होती है। अगला सीन गैमिन का दिखाते हैं जो अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है। गैमिन उसी लेडी की बातों को सोच सोच के टेंशन ले रहा होता है। पीछे से उसके दोस्त गैमिन को बोलते हैं गैमिन तुम ज्यादा चिंता मत करो, हमें भी मालूम है वो सचमुच बहुत दुखी रही होगी जब से वो तुमसे मिलने आई थी। सेयुन कहता है अब ये सोचना बंद भी करो और इसे जाने दो, लेकिन गैमिन उन दोनों की बातों का जवाब दिए बगैर आगे बढ़ता रहता है। ली जुन और सेयुन उसका ऐसा बिहेव देख शौक हो जाते हैं। ली जुन कहता है तो फिर ठीक है, कराओके कैसा रहेगा घूमने के लिए। सेयुन कहता है क्या सच में हम वहां जाने वाले हैं। ली जुन सेयुन के कान में फुसफुसाते कहता है अरे हमें गैमिन को बेहतर फील कराना है। सेयुन कहता है हाँ मुझे मालूम है, इसीलिए तुम कराओके जाने की बात कर रहे हो। वो सभी खुसर खुसर कर ही रहे होते हैं, तभी कोई बोलता है लेट्स गो, मैं कराओके जाने के लिए रेडी हूँ। वो दोनों उधर देखते हैं आखिर अब ये कौन है बे। तभी दिखाते हैं कोई लंबा पीले बालों वाला लड़का स्टाइल मारता हुआ उनके सामने आता है जो कि और कोई नहीं गैमिन की टीम का मेंबर यानी उनका ही दोस्त होता है। फिर हमें इससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम चोई मुंग्यू होता है। इसकी एज भी 17 होती है और मुंग्यू आगे कहता है जब बात कराओके जाने की आती है तो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। सेयुन उसको अजीब कपड़ों में देख कहता है आखिर तुम्हारी प्रैक्टिस यूनिफॉर्म कहाँ है। मुंग्यू बोलता है क्या हमारे जैसे 3rd ईयर के बच्चों को अभी भी प्रैक्टिस यूनिफॉर्म पहनना लाजमी है। गैमिन को देख मुंग्यू बोलता है जरा तुम सोचो चश्मिश, तुम एक ब्रेव सिटीजन हो और तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। लीजन और सेयुन फटाफट से मुंग्यू को चुप करवाते हैं। मुंग्यू बोलता है आखिर अब क्या गलत है जो तुम मुझे ऐसे चुप करवा रहे हो। सेयुन कहता है अगर तुम फिलहाल इसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। वो तीनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी गैमिन को एक झटका लगता है। गैमिन को झटका इनकी बातों की वजह से नहीं बल्कि युनवू की वजह से लगता है क्योंकि गैमिन की ठीक नजरों के सामने से युनवू भाग के जा रहा होता है। गैमिन युनवू को उसके लंबे पीले बालों की वजह से पहचान लेता है और गैमिन बिना टाइम वेस्ट किए फुल स्पीड से युनवू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैंने ढूंढ लिया, ये पक्का वही बच्चा है। फिर हमें खाली ग्राउंड में एक बड़ा वेयर हाउस दिखाते हैं जहाँ पर युनवू दौड़कर आ रहा होता है। युनवू फटाफट से वेयर हाउस का गेट खोलकर अंदर आने ही लगता है तभी उसके सिर के ऊपर किसी पर्सन का हाथ होता है और युनवू को इस बात की भनक तक भी नहीं चलती कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो हाथ युनवू के सिर को पीछे से पकड़ लेता है और युनवू को जमीन से रगड़ता रगड़ता 2 फुट दूर ले जाकर फेंकता है। फिर दिखाते हैं जिसने युनवू
को इतनी दूर तक घसीटा होता है वो और कोई नहीं बल्कि गैमिन होता है। गैमिन ने युनवू को पकड़ रखा होता है और तभी उसके पीछे गैमिन के दोस्त दौड़कर उसके पास आ जाते हैं और गैमिन गैमिन करके उसको बुला रहे होते हैं। गैमिन ने जब युनवू को जमीन में धंसाया होता है तब उसके हाथ में सिर्फ पीले बाल ही रह जाते हैं और गैमिन शौक होकर कहता है, क्या ये तो सिर्फ एक बिग है। जैसे ही सिर से विग उतरती है तब मालूम चलता है कि ये युनवू नहीं बल्कि कोई और लड़का होता है जिसकी हालत तो अब पतली हो गई होती है। गैमिन के पास आकर उसके दोस्त उससे पूछते हैं, आखिर तुम्हें क्या हुआ था गैमिन। गैमिन कहता है, मैंने सोचा कि ये वही चाकू से मर्डर करने वाला क्रिमिनल बच्चा है। वो चारों अभी भी वहीं पर बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पूरी की पूरी एक गैंग टीम आ जाती है और एक टोपी वाला बंदा वहाँ की सारी हरकत फोन में शूट कर रहा होता है। तभी उस गैंग का लीडर गैमिन से कहता है, ओए तुम कमीने, आखिर तुम कौन हो जो मेरे यूट्यूब वीडियो का कंटेंट खराब कर रहे हो। मुझे लगता है जो नकली युनवू बिग पहने हुए था वो इसी गैंग का मेंबर होगा और ये लोग कोई वीडियो शूट कर रहे होंगे। इसकी आइडेंटिटी बताते हैं कि ये MZ गैंग का एग्जीक्यूटिव चाय सेंगुन है जो साथ ही साथ एक यूट्यूबर भी होता है। वो गैमिन की गाल थपथपाते हुए कहता है, ये एक बहुत ही बढ़िया शॉट था जो एक क्रिमिनल शॉर्ट व्यू था। मुझे इस कंटेंट पर बहुत सारे व्यूज मिलने वाले थे लेकिन तुमने बीच में आकर सब खराब कर दिया। उस बदमाश को गैमिन से बात करता देख गैमिन के तीनों दोस्त उसी को देख रहे होते हैं। वो गैमिन पर गुस्सा होते हुए बोलता है, तुमने बीच में आकर मेरा जो टाइम वेस्ट किया है क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो? जल्दी बताओ मुझे। तभी गैमिन उसको बोलता है, तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन के बीच में इंटरफेयर कर रहे हो। गैमिन की ऐसी बातें सुन वो बदमाश हैरानी में कहता है, क्या? गैमिन को इस तरह से जवाब देता देख सेयुन समझ जाता है और बोलता है, अब तो पक्का कुछ बुरा होने वाला है। सेयुन बोलता है, गैमिन को इस तरह से ट्रीट करने से अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया है। गैमिन को दिखाते हैं जो उसके ठीक सामने खड़ा होता है और बताता है गैमिन इस फाइट में सीखी गई अंकल फॉरबिडन स्किल्स का इस्तेमाल करने वाला है। साथ ही गैमिन उसको गाली निकालते हुए कहता है, तू कमीने, तूने इंटरफेयर करने की हिम्मत कैसे करी? और गैमिन गुस्से में बोलता है, अंकल फॉरबिडन स्किल नंबर 1। बस गैमिन को इतना कहने की ही देर थी तभी उस गैंग के लीडर की मुड़ी हुई मुंडी दिखती है। वो मन में सोचता है, आखिर यहाँ की सिचुएशन क्या है? मुझे यकीन है कि मैं उस लड़के के साथ खिलवाड़ कर रहा था जिसने मेरे कंटेंट को खराब किया था और मैं उसको देखने की बजाय ऊपर छत को क्यों देख रहा हूँ और अब एक झटके से मेरे को छत से नीचे जमीन क्यों दिखाई दे रही है और मेरी टीम के लोग ये इतने हैरान क्यों दिखाई दे रहे हैं जैसे कि कुछ बहुत भयानक हुआ हो। और इस चश्मिश के तीनों दोस्त इतने एरोगेंटली चेहरे से मुझे क्यों देखकर हंस रहे हैं। और जब लास्ट में वो बदमाश गैमिन की तरफ देखता है तो उसके चश्मे में उसका बीटा थोबड़ा नजर आता है और वो मोटा कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये मैं हूँ? और साथ में हमें उसका चेहरा दिखाते हैं जहाँ गैमिन ने सिर्फ अपने एक ही स्किल का इस्तेमाल करके उसकी ऐसी तैसी कर दी होती है। उसका चेहरा सूज गया होता है और मुंह से खून की पिचकारी निकल रही होती है। इससे पहले वो होश में आकर आगे और कुछ कर पाता गैमिन उसके चेहरे पर एक और जबरदस्त पंच जड़ देता है। गैमिन तो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। वो उस बदमाश की पूरी बॉडी पर मुक्कों की बौछार कर रहा होता है और गैमिन मन में कहता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ एक स्ट्रॉन्ग माइंड कनेक्शन का भी होना बहुत जरूरी है। युन गैमिन यानी कि मैं, जिसका पढ़ाई में कोई भी टैलेंट नहीं है लेकिन अगर बात मार्शल आर्ट की होती है तो इस खेल में मैं तुम सभी का बाप हूँ। मेरी नॉर्मल स्ट्रेंथ को बदलने के लिए मेरे अंकल ने मेरे लिए स्पेशल 10 मूव तैयार किए हैं। और गैमिन इसके साथ अपने दूसरे पैर को पीछे की ओर खींचता है और उसके पेट में अपना घुटना दे मारता है। उसकी हालत इससे खराब नहीं होती बल्कि बदतर से भी बदतर हो जाती है। उसकी टीम में जो बंदा वीडियो शूट कर रहा था वो हैरानी से उसी को देखता है। वो सोचता रह जाता है, जनरल चाय तो इस बच्चे से बुरी तरह से पिटता जा रहा है। उनका लीडर खांसते हुए अपने साथियों से चिल्लाकर कहता है, तुम कमीनो वहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आकर मेरी मदद करो। फिर वो बदमाश अपनी पिछली बीती फाइट को याद करने लगता है जहाँ वो सड़क पर किसी और गैंग से फाइट कर रहा होता है और उन्हें कहता है, कमीनो तुम यही मरो, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। और वो मोटा वहाँ किसी बंदे के सिर को पकड़कर उसको मार रहा होता है और साथ में बोलता है, तुम कीड़ो, क्या तुम अभी भी मेरा मुकाबला करोगे? उसके पीछे खड़े बंदे बात करते हैं, हम उस चाय सेंगुन की वजह से नहीं जीत सकते, वो अकेले कितने लोगों से लड़ रहा है। तभी उस मोटे के पीछे से कोई बंदा अपना फावड़ा लेकर दौड़ता हुआ आता है और उस मोटे बदमाश को चिल्लाकर कहता है, यू बास्टर्ड, तुम मेरे सामने से हटो। और बिना कुछ सोचे समझे वो उसके सिर पर अपना फावड़ा दे मारता है। उसके साथ ही बात करते हैं, वो पागल कमीना, उसने उसे फावड़े से मारा और मोटे के सिर से भी अब खून निकलना शुरू हो जाता है। और वो बंदे खून निकलता देख बोलते हैं, अगर सिर पर फावड़ा मारने से अगर इसे कुछ हो गया तो? जिसने इसके सिर पर फावड़ा मारा होता है वो अभी भी दांत फाड़कर हंस रहा होता है, मानो कि इसने मोटे बदमाश का काम तमाम कर दिया हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो मोटा उसकी इस हरकत से अब और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खून की वजह से उसकी आंखें भी लाल हो गई होती है और वो फावड़े वाले को गाली देते हुए कहता है, कमीने तुझे नहीं लगता कि तूने इस बार अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी है? सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर वो बदमाश गैमिन पर चिल्लाकर उस पर अपने पंच से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, मैं आर्मर जनरल चाय सेंगुन हूँ, मुझसे उलझने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता चश्मिश। इसके साथ वो सीधा आकर गैमिन का लेफ्ट हैंड पकड़ लेता है लेकिन गैमिन भी कहां दबने वालों में से था। गैमिन
अपने हाथ को पीछे झटक कर ना ही उससे अपनी पकड़ छुड़वाता है बल्कि साथ में वो उस बदमाश की सारी उंगलियां भी तोड़ देता है और उस मोटे को भी इससे एक झटका लगता है। वो टोपी वाला बंदा डर के मारे पसीने बहाना शुरू कर देता है और सोचता है ये कोई लड़ाई नहीं है, ये बच्चा तो पता नहीं अपने कौन से मूव्स इस्तेमाल करके उसको धो रहा है। इसके बाद गैमिन अंकल फॉरबिडन स्किल का फर्स्ट मूव इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है और इसके साथ उस मोटे के दांत भी टूट जाते हैं। गैमिन के फर्स्ट मूव का नाम बीटिंग ऑफ वन साइड होता है। गैमिन उस पर इतने मुक्के मारता है कि ये सीन देखने में क्या ही मजा आ रहा होता है दोस्तों। मार खाने के बाद वो बंदा गैमिन के सामने अपने घुटने टेक देता है और वो बुरी तरह से हार गया होता है। गैमिन से इतनी मार खाने के बाद उस बदमाश की सारी बदमाशी निकल गई होती है और उसका हुलिया इतना बिगड़ गया होता है वो पहचान में भी नहीं आ रहा होता है। गैमिन ठीक उसकी चेस्ट के सामने अपना कराटे चोप लेकर आता है और अगले ही सेकंड गैमिन उसको जोर से पंच दे मारता है। गैमिन के पंच में इतनी स्ट्रेंथ होती है जिससे मोटा बदमाश वहीं पर हार मान जाता है। वो मोटा उस पंच के प्रेशर से पीछे शक्तिमान की तरह घूमता घूमता अपने सभी बंदों को पार करके गेंद की तरह टप्पे खाकर गिरता है। अपने बॉस को इतना मार खाता देखकर उसके चेले कहते हैं ऐसा नहीं है कि उसे फावड़े से मारा है, ना ही उसे किसी कार ने टक्कर मारी है। आर्मर जनरल चाय सेंगुन सिर्फ उस बच्चे के हाथों से बुरी तरह पिट कर नॉक आउट हो गए। गैमिन उसको मारने के बाद अभी भी गुस्से में होता है और उसके हाथ देखने से पता चलता है गैमिन ने मोटे को पूरी स्ट्रेंथ के साथ धोया होगा। फिर गैमिन और उसके साथ के साथी आराम से उन सभी के बीच में से जा रहे होते हैं। ली जुन उनको कहता है अगर तुम अपने बॉस को बचाना चाहते हो तो जल्दी से एक एम्बुलेंस को बुला लो। मुग्यू बोलता है अब इसे छोड़ो बियर, हमें तो कराओके जाना था। उनके बाहर जाने के बाद उसके चेले बात करते हुए कहते हैं उनकी यूनिफॉर्म देखकर ऐसा लगता है कि वो यूसियोंग हाई स्कूल के हैं। वो इतने क्रूएल कैसे हो सकते हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो स्टार ह्यूम्स के साथ मिल सकते हैं। अब ये बंदा कौन है ये तो हमें आगे ही पता चल जाएगा। यहाँ से फाइट खत्म करने के बाद गैमिन और उसके दोस्त कराओके में किसी म्यूजिक बैंक वाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ली जुन और मुंग्यू दोनों साथ में गाना गा रहे होते हैं और दोनों मस्त पूरे जोश में मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन सेयुन और गैमिन दोनों ही साइड पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सेयुन बोलता है ये दोनों जब भी कराओके में आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो पुराने जन्म के जिगरी यार हैं। सेयुन गैमिन को म्यूजिक बोर्ड देते हुए बोलता है क्या तुम भी कोई अपनी पसंदी का गाना लगाना चाहते हो, लेकिन गैमिन गहरी सोच में डूबा हुआ सेयुन को कोई जवाब नहीं देता और सेयुन भी कहता है शायद मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। सेयुन गैमिन को बोलता है मुझे लगता है तुम उस क्रिमिनल बच्चे को पकड़ने के लिए सोच रहे हो। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और अगर मैं ठीक समझ रहा हूं कि तुम उसे फिर से पकड़ना चाहते हो तो फिर तुम्हारे पास इसके लिए कोई प्लान है। गैमिन उसे बस इतना ही जवाब देता है शायद मुझे नहीं पता। फिर सेयुन बोलता है हालांकि अभी ये मुश्किल लग रहा है लेकिन उसे पुलिस पकड़ लेगी, इसीलिए तुम फालतू चिंता मत करो, बस मन लगाकर पढ़ाई करो। गैमिन कहता है क्या होगा अगर पुलिस उसे ना पकड़ सकी। सेयुन हैरानी में कहता है यार गैमिन लेकिन तुम इसकी चिंता क्यों कर रहे हो, वो पुलिस ही होती है जो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए काम करती है। गैमिन बोलता है पता नहीं क्यों पर मुझे वो बच्चा बुरा नहीं लगा क्योंकि उसने अपने बचाव के लिए भी मुझे चाकू नहीं मारा। और सेयुन को गैमिन की कही बात समझ नहीं आई होती है। तब सेयुन उससे पूछता है आखिर तुम क्या कह रहे हो, उसके चाकू के हमले से तुम्हारे कपड़े फट गए थे, ये मैंने खुद देखा था। गैमिन उसे ना में जवाब देता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, क्योंकि जब मैं उसे पकड़ रहा था तब मेरे डैड अचानक से दौड़ते हुए आए जिससे मैं घबरा गया था। उसके पास मौका होने के बावजूद भी उसने मुझे चाकू से नहीं मारा और वहां से सीधा भाग गया। किसी ऐसे पर्सन के लिए जो अपने बदला लेने के रास्ते में आने वाले किसी भी बंदे से छुटकारा पाना चाहता हो, उसने मुझे चाकू क्यों नहीं मारा। जैसे जैसे मैं इसके बारे में सोचता रहता हूँ ये और भी अजीब होता जाता है। गैमिन सीरियस वे में सेयुन को बोलता है ये पॉसिबल है कि उस यंग लड़के ने कभी किसी को चाकू नहीं मारा है और उसने ये मर्डर भी नहीं किया है जिसकी न्यूज अभी के लिए सबसे ज्यादा फैल रही है। अगर किस्मत से उस बच्चे ने अभी तक किसी का मर्डर नहीं किया है, शायद हो सकता है उसने अपना हथियार फेंक दिया हो और एक नई लाइफ जीने का फैसला कर लिया हो। अगर ये बात सच है तो मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ और उसे मनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो उस लाइफ से बाहर निकले जो सिर्फ बदला लेने की इच्छा से भरी है। सेयुन गैमिन की बातें सुन शौक रह जाता है और सोचता है यून गैमिन उस लड़के को पकड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो बुरा लड़का नहीं था, उसे उस पर विश्वास था कि वो बदल सकता है। गैमिन सोचता है अगर युनवू ने किसी को नहीं मारा तो मैं उसे दाजुन लिम से मिलने नहीं दे सकता। अगर युनवू ने उसके पास रहना शुरू कर दिया तो उसे मजबूरी में किसी का मर्डर करना पड़ सकता है। फिर गैमिन वहां से उठकर बाहर जाने लगता है। गैमिन को बाहर जाता देख ली यून बोलता है क्या वो सचमुच उस छोटे कमीने
कमीने को ढूंढने के लिए फिर से चला गया। सेयुन कहता है नहीं, उसने कहा कि वो अभी के लिए टॉयलेट जा रहा है। गैमिन जब बाहर टॉयलेट के लिए जाता है तो उसको ढूंढता ढूंढता वहाँ टोपी वाला बंदा भी म्यूजिक बैंक तक आ जाता है। ली जुन उस टोपी वाले बंदे को उन्हें ढूंढता देख लेता है और अपने साथियों से कहता है अब आखिर ये कौन है। फिर ली उनको याद भी आ जाता है कि ये वही वेयर हाउस वाला बंदा है। फिर हमें इसका नाम बताते हैं जिसका नाम पार्क होंगसुक होता है। ये उस मोटे के लिए उसकी यूट्यूब वीडियो एडिटिंग का काम करता था। पार्क होंगसुक बोलता है आखिर वो पहले वाला लड़का कहाँ गया जिसकी 4 आंखें थी। गैमिन के यहाँ चश्मा लगा हुआ है तो इसीलिए वो उसे 4 आइज यानी कि 4 आंखें वाला बोल रहा है। मुंग्यू उसको कहता है क्या तुम हमारे कीमती टाइम में यहाँ प्रॉब्लम बनने की हिम्मत कर रहे हो। ली जुन बोलता है क्या तुम यहाँ फिर से बदला लेने के लिए आए हो, लेकिन पार्क उसे ना में जवाब देता है। पार्क होंगसुक उनसे कहता है मैंने तो बस यही सोचा था कि शायद से 4 आंखों वाला लड़का उस क्रिमिनल बच्चे को ढूंढने में लगा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। उनके फन में इंटरफेयर करता देख ली जुन और मुंग्यू गुस्से में उसको पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो बेचारा डर से कांपना शुरू कर देता है और बोलता है 1 मिनट जरा मेरी बात तो सुनो तुम लोग। वो उनसे कहता है मैं कह रहा हूँ एक रास्ता है जिससे हम उस छोटे क्रिमिनल को आसानी से ढूंढ लेंगे। सेयुन इसकी ये बातें सुनकर थोड़ा घबरा जाता है कि आखिर अब क्या होगा। फिर गैमिन को दिखाते हैं जो कि टॉयलेट जा रहा होता है और तभी गैमिन वहाँ किसी के कंधे से टकरा जाता है। गैमिन उसको इस गलती के लिए सॉरी कहता है, लेकिन वो सामने देखकर थोड़ा हैरान भी हो जाता है क्योंकि उसके ठीक सामने एमजेड गैंग इंटायर नेशन का स्टार और उसकी सारी की सारी टीम गैमिन के सामने खड़ी होती है और उस गैंग का बॉस डेविल लुक में खतरनाक तरीके से गैमिन को बोलता है क्या वो 4 आंखों वाले लड़के तुम हो जिसे मैं यहाँ ढूंढने के लिए आया हूँ। फिर हमें इसके पहले का सीन दिखाते हैं जहां पर ये बदमाश किसी को फोन लगाकर कहता है खैर मैंने लोन के रिगार्डिंग इंक्वायरी पर गौर किया है लेकिन हाल ही में बहुत कुछ हुआ है तो ये सब फिलहाल के लिए ब्लॉक्ड है। वो मोटा बदमाश उस बंदे को फोन पर एक मैसेज भेजता है। मैसेज भेजने के बाद मोटा बोलता है मुझे इस बारे में क्या करना चाहिए, अभी तो मैं बस आपके शामिल होने का वेट कर रहा हूँ और क्या आपके पास अपने बच्चों के लिए कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, आप इससे पैसे को जल्दी से डबल कर सकते हैं और इसे फिर से डिपॉजिट करवा सकते हैं। सर आपको इस टॉपिक पर अभी भी थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत है। और जो लाइन पर बंदा होता है वो बोलता है ओके तो फिर मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम दो। वो बदमाश हंसते हुए कहता है ठीक है प्लीज पैसे जमा करें और बाद में मुझे एक मैसेज भी भेज देना। और यहाँ पर ये मोटा बदमाश और इसके साथ ही किसी को बेवकूफ बना रहे होते हैं। फिर ह्यूंगनिम के साथ ही कहते हैं वाह ह्यूंगनिम ये तो कमाल का था। और मोटा बदमाश भी बोलता है सच में वो तो बहुत बड़ा बेवकूफ निकला, मुझे काम करने की क्या जरूरत है जब उसके जैसे लोग पैसा गंवाने के लिए तैयार बैठे हैं। इन जैसों से पैसे ठग कर जिंदगी बहुत आसान हो जाती है ना। फिर हमें इस मोटे का नाम बेजीवन बताते हैं और ये सारे के सारे फ्रो टीम वाले होते हैं। जीवुनिम से बोलता है हमने एक और बेवकूफ को ठग लिया, चलो अब कराओके चलें और साथ में जनरल चाय को भी आने के लिए कहो। और ह्यूंगनिम उसे हाँ में जवाब देता है, लेकिन लाल टी शर्ट वाला ह्यूंगनिम कुछ देखकर हैरान हो जाता है। निम जीवन को बताता है ऐसा लगता है कि उसे कुछ चश्मा पहने हाई स्कूल के गुंडों ने पीटा है और वो अभी अस्पताल में भर्ती है। जीवन ये बात सुनता है तो उसको एक बड़ा झटका लगता है और सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर बदमाश जीवन ग्यामिन को चश्मे की वजह से घूर घूर के देख रहा होता है। ग्यामिन को देख जीवन बोलता है क्या मैं सही सोच रहा हूँ या फिर गलत। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जीवन और उसके टीम मेंबर्स ग्यामिन को छोड़ आगे चले जाते हैं और वो कहते हैं चाहे इस चश्मे से क्या हारेगा क्योंकि ये तो पहले से ही मरा हुआ डेढ़ पसली लड़का है। ग्यामिन इतने सारे को इकट्ठा देख सोचता है क्या यहाँ पर आज कोई पार्टी है। फिर हमें ली जुन और मुंगियो को दिखाते हैं जो पार्क से पूछते हैं क्या सच में कोई रास्ता है जिससे तुम उस क्रिमिनल को ढूंढ सकते हो। और पार्क भी उसे यस में आंसर करता है। ली जुन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है और वो पार्क को शक से भरी नजरों से देखने लगता है। सेयुन कहता है लेकिन पुलिस तो अभी तक उसे ढूंढ नहीं सकी है तो फिर तुम उसे कैसे ढूंढोगे, क्या तुम्हारे पास उस बच्चे के बारे में कोई आइडिया है और तुम लोग वहाँ उस लड़के को बिग पहनाकर सबको बेवकूफ क्यों बना रहे थे। मुंगियो और ली जुन भी इसी बारे में सोच रहे होते हैं। पार्क बोलता है मैं चाय का यूट्यूब वीडियो एडिटर था तो मैं एक एड के लिए एक पीछा करने वाला सीन बनाना चाहता था, हमारे पास अभी भी वीडियो अपलोड करने के लिए टाइम था तो सोचा यही शूट कर लेते हैं। वो अभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी जीवन उन्हें ढूंढता ढूंढता दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। मुंगियो जीवन के सामने ही खड़ा होता है जिसकी वजह से उसका शक मुंगियो पर जाता है और जीवन बोलता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया चश्मिश। मुंगियो जीवन को अपनी बात करता देख वो अपनी ओर उंगली करके कहता है क्या तुम मेरी बात कर रहे हो। जब जीवन नीचे देखता है उसे एक झटका लगता है क्योंकि नीचे पार्क एडिटर बेहोशी हालत में पड़ा होता है। जीवन उसको ऐसा देख कहता है ये जनरल चाय का कैमरामैन है, तुम कमीने बच्चों क्या तुम उसे पीटने के लिए यहाँ खींच लाए हो। आजकल बच्चों में कोई अकल नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन जीवन को ये नहीं पता होता कि पार्क उसकी खुद की वजह से बेहोश पड़ा होता है जब उसने दरवाजा खोला था। जीवन स्टाइल मारते हुए उनसे कहता है हमारा स्टार चाय
उसे अच्छे लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए था, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने उसकी बहुत पिटाई की। सेयुन अपना चेहरा बनाते हुए सोचता है, क्या ये बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं? मेरे लिए तो शांति का एक भी दिन नहीं है कि मैं आराम कर सकूं। जीवन मुंग्यो को बोलता है, क्या तुमने जनरल चाय को हराया था? और तुम्हें तो यंग होना अच्छा लगता होगा, है ना? वैसे तुम्हारी एज कितनी है? मुंग्यो उसको बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। जीवन बोलता है, चाय ने तुम्हारे साथ मासूमियत से बिहेव किया होगा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ बेशर्मी से बर्ताव करने की कमी ने। लेकिन जीवन अपनी मतलबी हंसी हंसते हुए बोलता है, खैर ये सब छोड़ो, मुझे तुम पसंद आए। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो? मैं तुम्हारी कुछ पैसे कमाने में मदद करूंगा। क्या आप मेरे साथ आकर 1% हाई क्लास का एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहते? जीवन की मुंगियों को ऐसी ऑफर देता देख ली जुन शौक हो जाता है कि ये यहाँ बदला लेने आया है या फिर ऑफर देने। जीवन मुंगियों के सामने आगे हाथ बढ़ाता है और बोलता है, ये एक ऑफिशियल स्काउटिंग ऑफर है नेशनल स्टार जीवन की तरफ से। अगर तुम स्टाइल से जीना चाहते हो तो जल्दी करो और मेरे साथ हाथ मिला लो। जीवन के चेले भी ऑफर देता देख दांत निकाल रहे होते हैं। मुंगियो भी ऑफर के बारे में सोचने लगता है कि ढेर सारा पैसा, मुझे ये पसंद है। पैसों की मदद से मैं हासुंग के साथ मजेदार डेट पर भी जा सकूंगा। और मुंगियो जीवन के साथ हाथ मिला लेता है। हाथ मिलाने के साथ मुंगियो जीवन से पूछता है, लेकिन तुम इतना पैसा कमाते कैसे हो और तुम क्या काम करते हो? जीवन कहता है, कुछ खास नहीं, बस कुछ बेवकूफों को चैट में बुलाकर नकली सिक्कों के बारे में बात करना और नकली बीमा मरीज बनकर उनसे पैसे ऐंठना। इसके बस इतना कहने की देर थी तभी उसको एक तेज प्रेशर महसूस होता है और मुंगियो उसको कहता है, तो तुम्हारे लिए ये गिफ्ट कैसा रहेगा? और मुंगियो उसकी ऐसी ऑफर सुन के उसको अपने सिर्फ एक ही हाथ से जमीन पर पटक के मारता है और मुंगियो बोलता है, कमीने, क्या तुझे पता नहीं है ये गैर कानूनी काम है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना घटिया ऑफर देने की? मेरी जीएफ अहसुंग को मेरे जैसे गुंडे पसंद हो सकते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल्स को कभी भी पसंद नहीं करेगी। सेयुन कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और ली जुन कहता है, मुझे जैसी तुमसे उम्मीद थी तुमने ठीक वैसा किया। इसके साथ मुंगियो के मोबाइल में उसका वॉलपेपर दिखाते हैं जिसके साथ उसकी जीएफ की फोटो लगी होती है। मुंगियो कहता है, मैं तुम्हें देखकर अपने रोक टाइम में रुकावट डाल सकता हूँ, लेकिन तूने मुझे क्रिमिनल वाले काम की ऑफर देके मुझे क्रिमिनल बनाकर मेरे प्यार के रास्ते में आना, मैं इसके लिए तुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला। और अब मुंगियो भी सीरियस होकर फाइटिंग फॉर्म में आ जाता है। जीवन को नीचे पटकने के बाद उसके चेले आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं, ये कमीना पागल हो गया, इसे अभी पता नहीं है कि ये किसके साथ पंगे ले रहा है। इन छुछुंदरों को रोकने के लिए ली जुन आगे बढ़ता है और उन सभी के बीच में अपना किक अटैक करता है। और ली जुन की इस किक का नाम भी ली जुन किक ही होता है। और वो बंदे उस किक को पहली बार तो डोज कर लेते हैं और खुश होते हुए कहते हैं, हमने इस कमीने की किक को आराम से डोज कर लिया। उस लड़के ने कहा कि ये ली जुन किक है और वो इसका नाम तो ऐसे बता रहा है जैसे कि ये कोई महान फाइटर हो। ली जुन यही नहीं रुकता, वो फौरन अपने पैर को फ्लिप करता है और इसके साथ वो उन तीनों को साथ में अपनी एक किक के साथ ही चिपका देता है। और ली जुन इधर बोल रहा होता है, इससे बच के दिखाओ। ली जुन फिर से उन दोनों के चेहरे के नीचे एक एक लात जड़ देता है जिससे उनकी हालत तो बुरी हो गई होती है। ली जुन सभी को साथ में एक एक करके अपनी ली जुन की चिपकाने लग जाता है और अब तो जुन हवा में ही अपनी लातें चलाता हुआ सबको उड़ाने लग जाता है। ली जुन सबको पीटता हुआ बोलता है, क्या तुम सभी में बस इतना ही दम था? तुम तो मेरी एक मामूली सी किक भी नहीं रोक सके। तुम सभी के सभी तो यहाँ कचरे भरे हुए हो। जीवन मुश्किल से खड़ा होता हुआ सोचता है, आखिर ये कमीने बच्चे हमसे भी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हैं और यहाँ पर मेरे लोगों ने क्या गंद मचा रखा है। जीवन की नजर ठीक सामने खड़े सेयुन पर पड़ती है। जीवन सेयुन को डराते हुए बोलता है, तुम बदमाश बच्चे, आखिर तुम कहाँ बच के जा रहे हो? जल्दी से मेरे पास आओ। सेयुन कहता है, आखिर तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है? रुको जरा, सब्र करो। जीवन गुस्से में बोलता है, क्या तुम मुझे अब इस रिमोट से मारोगे? सेयुन थोड़ा घबरा जाता है, तब वो अपना तेज दिमाग दौड़ाने लग जाता है क्योंकि उसके पास रिमोट होता है। वो उसका इस्तेमाल करके उस जगह पर विंटर ग्रीटिंग सॉन्ग चला देता है। म्यूजिक चलने के साथ जीवन का ध्यान उसी गाने की ओर जाता है और बोलता है, विंटर ग्रीटिंग्स, अब तो मैं इसे अवॉइड भी नहीं कर सकता। सेयुन इसी मौके का फायदा उठाता हुआ उसके पास आता है और ओपनिंग देकर उसके गले के टेटुए पर जबरदस्त मुक्का मारता है। सेयुन कहता है, इसके दो मूव होते हैं, पहला गले पर हमला और साथ में दूसरा अटैक फौरन उसकी थोड़ी के नीचे मारो। उसने अपना गला पकड़ा ही होता है तभी सेयुन दूसरा अटैक बिना रुके उसकी थोड़ी के नीचे मारता है और इस कॉम्बिनेशन अटैक को जीवन भी रोक नहीं पाता है। सेयुन कहता है, क्या मैंने उसको रोक दिया? सेयुन की यहाँ पर स्पेशलिटी मेमोराइजिंग वाइटल पॉइंट बताते हैं, बंदे के ऐसे पार्ट्स जिन पर अटैक करने से बंदे को काफी तकलीफ होती है। जीवन अपनी नाक से खून बहता देख कहता है, कमीने बास्टर्ड, मैं तुझे भी तेरे चश्मिश दोस्त के साथ यहीं पर मार डालूंगा। जीवन गाली देता हुआ सेयुन को मुक्का मारने लगता है तभी उसका हाथ मुंगियो पकड़ लेता है। मुंगियो उसको अपना एयरप्लेन मूव दिखाता हुआ उसको अपने कंधों पर जहाज के पंखों की तरह लटका लेता है। जीवन भी ये देखकर काफी घबरा जाता है कि अब ये मेरे साथ पता नहीं क्या करेगा। फिर तो भाई मुंगियो जीवन को उसकी रीढ़ की हड्डी के साइड जमीन पर पटक कर मारता है। रीढ़ की हड्डी नीचे लगने की वजह से उसका काम वहीं पर तमाम हो जाता है। मुंगियो उसको बोलता है, इस तरह के आर्टिफिशियल टैटू मत बनवाओ क्योंकि ये तुम्हें काफी कमजोर दिखाते हैं। और जीवन का हाल भी बेहाल हो जाता है। सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब गैमिन अंदर आता है तो अंदर का सारा कांड देखकर वो हैरान हो जाता है। गैमिन उनसे पूछता है,
आखिर ये सब क्या चल रहा है। मुंगियो बोलता है अब हमारा यहाँ प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। बाहर आने के बाद गैमिन और उसके दोस्त पार्क के साथ बैठते हैं और पार्क उनको बताता है यूनवो 2 दिन बाद कोलनबेरियन में दिखेगा, क्योंकि टिप में एक बच्चे के बारे में बताया था जो उसी दिन वहां आया था और ये सारा हादसा उससे मिलता जुलता है। सेयुन बोलता है अब ये कोलनबेरियन क्या है। पार्क उनसे डील करता है अगर तुम पुलिस को रिपोर्ट ना करने का प्रॉमिस करते हो तो मैं तुम्हें उसके बारे में जरूर बताऊंगा। इसके अलावा एक और शर्त पर कि तुम लोग जब उसे पकड़ लोगे तो मैं पूरी बात अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। ये टिप भी एक हाई क्लास की इंफॉर्मेशन है जो मैंने जनरल चाय से अभी तक नहीं शेयर की। ली जुन सेयुन को बोलता है ओ गॉड, वो अभी भी इस सिचुएशन में सिर्फ अपने व्यूज के बारे में ही सोच रहा है। सेयुन कहता है जरा रुको, मेरे पास एक प्लान है। सेयुन जुन के कान में कहता है हम यहाँ से चलते हैं, अगर इसकी कही बात सच हुई तो पुलिस को बुलाने में हमें ज्यादा देरी नहीं लगेगी। अब यहाँ सेयुन ने क्या प्लान बनाया है इसका अभी कुछ क्लियरली बताया नहीं है। गैमिन पार्क को बोलता है हमें तुम्हारी बात समझ आ गई है तो तुम हमें आगे की बात बताओ। मुंगियो उनकी बातें सुनकर सोचता है एक क्रिमिनल को गिरफ्तार करने की प्लानिंग बनाना, ये मुझे सचमुच काफी मजेदार लग रहा है। पार्क कहता है मुझे यकीन है कि तुम अपना वादा जरूर निभाओगे। वो मन में खिचड़ी पकाते हुए कहता है मैंने उसे देखते ही पहचान लिया था कि ये ब्रेव सिटीजन रिवॉर्ड वाला लड़का अगर उस क्रिमिनल को खोज लेता है जिसे वो छोड़ गया था और उसे दोबारा पकड़ भी लेता है, शायद इस तरह की बड़ी घटना से मेरा चैनल बंद हो जाएगा जिससे मुझे कैमरामैन के तौर पर काम नहीं करना पड़ेगा। अगला सीन हमें 2 दिन बाद का सिटी मेमोरियल पार्क पीस कोलनबेरियन का दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा सारा स्टैचू रखा होता है। गैमिन और उसके दोस्त भी उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ की लोकेशन पार्क ने उनको बताई थी। ली जुन कहता है अभी भी ये खुलने का टाइम 9 बजे है लेकिन 10 मिनट बचे हैं, हमें तब तक शांत रहना होगा और इंतजार करना होगा। सेयुन पार्क को बोलता है क्या होगा अगर ये झूठी इंफॉर्मेशन हुई और वो यहाँ ना आए। पार्क कहता है तो फिर मेरा चैनल ग्रो होने का सवाल नहीं उठता, मेरा मतलब है ये फिर काफी शर्म वाली बात होगी। वो सभी बातों में लगे ही होते हैं तभी गैमिन को किसी की आने की आवाज सुनाई देती है और गैमिन बोलता है लगता वो आ गया। लीजन बोलता है क्या वो क्रिमिनल बच्चा आ गया। सियुन भी कहता है आखिर ये तुम्हें कैसे पता चला कि वो आ गया। फिर दिखाते हैं यहाँ जुनवू नहीं बल्कि लिम और उसके खास दोस्त आए होते हैं जिनके साथ सिया भी होती है। लिम, डोक्युम, सिहा, युंडोंग और हिसू सभी साथ में मस्त एंट्री मारते हैं और ये सीन दिखने में काफी बढ़िया लगता है। हिसू सिहा को बोलता है क्या ये वही जगह है जिसके बारे में तुमने हमें बताया था। लिम के वहां पहुंचने से गैमिन और उसके दोस्त लिम और उसके दोस्तों को ही देख रहे होते हैं और इसमें हमें एक टाइटल भी बता दिया जाता है जिसका नाम होता है आमने सामने की टक्कर और ये सीन देखने में बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। अगला सीन हाईवे पर जा रही किसी कार का दिखाते हैं जिसके अंदर कोई बंदा फोन पर बातें कर रहा होता है। वो बंदा कहता है क्या ये तुम हो लिम? हाँ लिम। हाँ लिम कहता है तुम पक्के तौर से उस पर्सन के लिए श्योर हो जिसने कार चुराई है। गाड़ी वाला बंदा कहता है क्या मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था और दोस्तों ये कार किसी और ने नहीं बल्कि खुद इसी ने चुराई होती है। आगे ये हान लिम को बता भी देता है कि मुझे तुम्हारी कार कुछ टाइम के लिए उधारी चाहिए। हान लिम इससे पूछता है वैसे तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन ये हान लिम को एक सीक्रेट बताता है। हान लिम कहता है जो भी हो ध्यान से जाना। अब ये बंदा कहाँ जा रहा है इसका अंदाजा आपको तो पता लग ही गया होगा दोस्तों, ये भी उसी जगह जा रहा है यहाँ जुनवू आने वाला है और ये बंदा भी वही टीवी पर न्यूज देखने वाला होता है। अब इसका युनवू के साथ क्या लेना देना है ये भी जल्द ही पता लगने वाला है। आगे हमें लिम और गैमिन को दिखाते हैं, दोनों ही एक दूसरे के सामने आंखों में आंखें डालकर खड़े होते हैं। दोनों को आमने सामने खड़ा देख सेयुन कहता है जो पिछली बार छत पर हुआ था क्या आज वो फिर से होने वाला है। गैमिन जब लिम के सामने खड़ा होता है तब सिया थोड़ी हैरानी में सोचती है आखिर अब ये स्टूडेंट है कौन। सिया को देखकर पार्क होंगसू की आगे चुंदी आ जाती है और वो कहता है ओ गॉड वो कितनी ब्यूटीफुल लेडी है। गैमिन को सामने देखकर हिसू गुस्से में डॉक्यूम को बताते हुए बोलता है ये वही चश्मे वाला लड़का है जिसने वहां पी होटल में युनवू को रोका था और डॉक्यूम भी गैमिन को गौर से देख रहा होता है। मुंगियो और ली जुन भी लिम के बारे में सोच रहे होते हैं। मुंगियो ली जुन से पूछता है जो लड़का गैमिन के सामने खड़ा है क्या वो गैमिन को जानता है। ली जुन कहता है पिछली बार उसने गैमिन के साथ स्कूल की छत पर लड़ाई की थी लेकिन आज पता नहीं क्या होने वाला है। फिर लिम की बारी आती है जो गैमिन से बोलता है आखिरकार हम फिर से दोबारा मिल गए यून गैमिन। गैमिन भी लिम से क्वेश्चन करता है आखिर अब तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो दाजुन लिम। गैमिन और उसके टीम मेंबर्स को यहाँ देख युनडोंग सोचता है पिछली बार इसने युनवू को रोका था और अब वो सभी के साथ यहाँ क्यों है, क्या ये लोग युनवू को फिर से पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। दूसरी तरफ सेयुन भी लिम और उसकी टीम को देखकर यही सेम बात सोच रहा होता है क्या ये सभी लोग भी जानते हैं कि आज युनवू यहाँ पर आने वाला है। गैमिन लिम से बोलता है मैं और मेरे दोस्त हम यहाँ पर अपने स्टडी ग्रुप का नाम रजिस्टर करवाने के लिए आए हैं लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो। लिम बोलता है मैंने ही सुना है कि यहाँ का मसालेदार बीफ सूप बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मैं उसी का टेस्ट देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। दोनों को ऐसी बातें करता देख युनडोंग और सेयुन सोचते हैं ये दोनों तो यहाँ पर ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कि ये दोनों तो कुछ जानते ही नहीं है। लिम पीछे मुड़कर अपनी टीम की तरफ आता है और उनको बताता है नाम रजिस्टर करवाना। सच में वो कितना सड़ा हुआ झूठ बोल रहा है। डोक्यूम कहता है तो वो यहाँ फिर किसके लिए आया है। लिम कहता है मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है
वो फिर से यहाँ अपनी टांग अड़ाने के लिए आया हो। हीसू कहता है मुझे लगता है कि वो युनवू को पकड़ने के लिए यहाँ आया है, लेकिन वो इस इंफॉर्मेशन के बारे में कैसे जानता है? अगर ये सच है तो हमें बस ये कंफर्म करना होगा कि वो युनवू पर उंगली ना उठाए। लिम बोलता है नहीं, ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि मैंने पिछली बार इंचियन में उस चश्मे वाले लड़के से लड़ाई लड़ी थी। लिम की बात सुन सभी हैरान हो जाते हैं। आगे लिम उन सभी को बताता है उसके पास कुछ इस तरह की स्ट्रेंथ है जिसका मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। लिम की ऐसी बातें सुन वो तीनों भी हैरानी से सोचने लगते हैं आखिर इस स्टूडेंट में ऐसा क्या है। सिया गैमिन को देख मन में बोलती है मुझे लगता है ये एक इग्नोरेंट फाइटर है जो जल्दी किसी से फालतू फाइट नहीं करता। क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए टफ ओपोनेंट होने वाले हैं? गैमिन भी अपने दोस्तों की तरफ आता है। तब उसके दोस्त गैमिन से पूछते हैं आखिर उस बंदे ने तुमसे क्या कहा? गैमिन उनको धीरे से बताता है मुझे नहीं पता कि हमें अब राहत की सांस मिलने वाली भी है या नहीं, लेकिन उसने मुझे ऐसा कहा कि वो यहाँ मसालेदार बीफ सूप के लिए आया है। लीजुन शौक होते हुए बोलता है कहीं तुमने फिर से उसकी बात पर यकीन तो नहीं कर लिया? सिया आगे सभी से कहती है चलो अब युनवू का वेट करें, लेकिन उन स्टूडेंट्स को युनवू अपनी स्ट्रेंथ की हेल्प से पकड़ना होगा, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। और वो कहती है मुझे आशा है कि हमें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हीसू सिया से पूछता है क्या युनवू यहाँ सच में आएगा? और डॉक्यूम कहता है क्योंकि फिलहाल वो अभी खतरे में है, इसीलिए चांसेस है कि शायद वो यहाँ ना भी आए क्योंकि उसकी जान को खतरा होगा। लेकिन सिया कॉन्फिडेंस में कहती है नहीं तुम गलत हो डॉक्यूम, मुझे पूरे यकीन है कि युनवू यहाँ जरूर आएगा क्योंकि युनवू ने अपनी अब तक की जिंदगी खतरों में रहकर गुजारी है और वो इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। और अब युनवू भी यहाँ अपने सिर पर कैप लेकर आ गया होता है ताकि उसे कोई जल्दी पहचान ना ले। युनवू पूरा सीरियस दिखाई दे रहा होता है और वो सोचता है आखिर आज वो दिन आ ही गया। और युनवू वहाँ से बड़ी स्पीड से दौड़कर अपनी मंजिल की ओर जाने लगता है। तब हीसू भी गैमिन और उसके दोस्तों को भागते हुए देखता है। हीसू डॉक्यूम को बोलता है अरे वो लोग कहीं जा रहे हैं, चलो हम भी उनका पीछा करें और जाकर उनकी पिटाई कर दें, फिर हम युनवू का आराम से वेट करेंगे और बीच में कोई टांग भी नहीं अड़ाएगा। लेकिन डॉक्यूम उसे ना बोल देता है और हीसू कहता है मगर ऐसा क्यों? डॉक्यूम उसको बोलता है क्योंकि अभी भी युनवू सभी के नजरों में एक हथियारा है, अगर हम यहाँ परेशानी खड़ी करेंगे तो इसमें पुलिस भी शामिल हो जाएगी जिससे हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। फिर लिम कहता है बेहतर यही है कि चुपचाप ठंडे रहो, बस उसे ढूंढो और यहाँ से उसको ढूंढ कर निकल जाओ। सिया कहती है डॉक्यूम सही कह रहा है, हमें यहाँ हंगामा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है जिससे लोगों को पता चल जाए कि हम यहाँ हैं। इसके अलावा भले ही वो लोग एक्चुअल में युनवू को पकड़ने के लिए यहाँ हैं, लेकिन युनवू इतना चालाक है कि वो जल्दी से इनके हार नहीं लगने वाला। अगले सीन में किसी बच्चे को दिखाया जाता है जो पार्क होंगसुक को देखकर शौक हो गया होता है और वो चिल्लाकर कहता है क्या तुम सच में जनरल चाय के यूट्यूब एडिटर हो? उसकी ऐसी हरकतें देख गैमिन से यून और ली जुन तीनों हैरान हो जाते हैं। वो बच्चा उन सभी को हेलो करके अपना इंट्रो देता है। वो अपना नाम गोंग सेंगमिन कहता है और अपनी एज 12 बताता है और वो कहता है मैं यहाँ पीस कोलन बैरियन के मैनेजर का बेटा हूँ। सेयुन भी अब ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मुझे अब ट्रस्ट इश्यूज वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। पार्क होंगसुक उस बच्चे से पूछता है क्या यह सच है कि हथियारा यहाँ आने वाला है? और वो बच्चा कहता है हाँ मुझे पूरे यकीन है कि वो यहाँ जरूर आएगा। आगे वो कहता है मैं घर पर ही पढ़ाई करता रहता हूँ, इसीलिए मेरे डैड मुझे यहाँ अक्सर घुमाने के लिए लेकर आते रहते हैं और मैंने ये नोटिस किया है एक लड़का है जो हर साल इस दिन यहाँ जरूर आता है क्योंकि इस जगह पर छोटे बच्चे आमतौर पर अकेले नहीं आते। इसके अलावा वो एक आवारे बच्चे जैसा दिखता है, इसलिए मैं उसे याद करता रहता हूँ। और फिर मैंने एक दिन न्यूज देखी और वो क्रिमिनल भी सेम उसी बच्चे की तरह दिख रहा था जो यहाँ एक दिन के लिए आया था। वो बच्चा पार्क को बोलता है मैं जनरल चाय को उसके चैनल पर टिप भी भेजता था। पार्क उसको कहता है ठीक है बच्चे ये तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारी बदौलत मैं एक दिन जरूर से मशहूर हो जाऊंगा। फिर साथ ही वो अपनी जुबान पलट कर कहता है नहीं मेरा मतलब है कि हम जस्टिस जरूर ले सकते हैं। सेयुन अपना अजीब सा चेहरा बनाकर सोचता है क्या हमें इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए? गैमिन ली जुन को कहता है ये देखकर कि दा जुन लिम भी यहाँ है वो भी पक्का इस इंफॉर्मेशन के बारे में सही होगा। ली जुन गोंग सेंगमिन से पूछता है बच्चे क्या तुम्हें पता है कि वो आमतौर पर कहाँ जाता है? वहाँ इंतजार करने से हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। वो बच्चा कहता है मैं तुम्हें ये जरूर बता दूंगा, लेकिन मुझे पहले ये बताओ आखिर जनरल चाय कहाँ पर है? पार्क उसको बताता है खैर जनरल चाय आज नहीं आ सके। पार्क होंगसुक की ये बात सुनने पर वो बच्चा काफी शौक हो जाता है और कहता है क्या वो सच में यहाँ पर नहीं आए हैं? सेयुन को यहाँ पता चल जाता है कि वो बच्चा इस बात से अब काफी दुखी होने वाला है और सच में होता भी कुछ ऐसा ही है। वो बच्चा सैड होकर उनको कहता है तुम लोगों ने मुझे बुरी तरह से झूठ बोलकर ठग लिया है, जो भी हो मैं इस बारे में अब तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। ली जुन कहता है अरे क्या तुम्हें पता भी है कि वो आदमी किस तरह का कूड़ा है? लेकिन पार्क फौरन उसके मुंह पर अपना हाथ रख के उसको चुप करवा देता है और पार्क ली जुन को बोलता है ऐसा उस बच्चे के सामने कुछ मत बोलो क्योंकि उस बच्चे ने अपने साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में बहुत कुछ लिखा है। क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल में उस बच्चे को बुरी तरह से बुली किया जाता था, इसीलिए वो जनरल चाय को अपना
आइडल मानता है, क्योंकि वो बच्चा बुरे लोगों को खुद पनिश नहीं कर सकता, भले ही उसकी पब्लिक इमेज फेक क्यों ना हो। गैमिन और सेयुन भी उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। सेयुन कहता है तो शायद यही वजह है कि वो घर पर ही पढ़ता रहता है। पार्क आगे कहता है, हम किसी बच्चे के सपनों को इस तरह से कुचल नहीं सकते। ली जुन पार्क होंगसुक को बोलता है, आखिर अब तुम कब से इतने अच्छे इंसान बन गए। पार्क होंगसुक कहता है, जैसा कि उस बच्चे ने कहा, छोटे बच्चे आमतौर पर यहाँ अकेले नहीं आते, इसीलिए हम उसे फौरन नोटिस करेंगे। और साथ में पार्क होंगसुक अपना फोन वीडियो शूट करने के लिए बाहर निकाल लेता है और वो सभी से कहता है, तो ठीक है, अब निगरानी रखने का टाइम है, सब शुरू हो जाओ। लेकिन पार्क कहता है वो मुंग्यू कहाँ पर है। सेयुन और गैमिन को भी मालूम नहीं होता है कि मुंग्यू कहाँ पर है। वो पार्क को आई डोंट नो में जवाब देते हैं। फिर हमें मुंग्यू को दिखाते हैं जो कि बार पता नहीं किस जगह पर चौकड़ी मारकर बैठा होता है और वो कहता है, इस खेल में चीजों को मुश्किल बनाने का क्या मतलब है। हम उसका मेन गेट पर इंतजार कर सकते हैं और उसे वहाँ इजिली पकड़ सकते हैं। मैं यहाँ कोलन बैरियन में आज पहली बार आया हूँ और ये जगह सच में बहुत ज्यादा बड़ी है। वो आगे सोचता है कि इस जगह पर आकर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पर इतने सारे लोग मरते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो ये अभी भी रियल नहीं लगता। क्या मैं भी किसी दिन मर जाऊंगा। और वो रोते हुए दुखी होकर बोलता है, क्या मुझे अहसुंग से अलग होना पड़ेगा। और मुंग्यू के पास से गुजरते बंदे उसको देख बोलते हैं, वो सचमुच बहुत ज्यादा दुखी होगा। सच में ये कितनी अफसोस की बात है। तभी मुंग्यू के पास से गोंग सैंगमिन गुजरता है और वो बोलता जा रहा होता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जनरल चाय से नहीं मिल पाया। मैं अपने हीरो से आखिर कब मिलूंगा। मुंग्यू उस बच्चे की ये बात सुन लेता है और मुंग्यू उसको अजीब नजरों से देख बोलता है, आखिर ये बच्चा क्या बकवास कर रहा है। आगे हमें सिया को दिखाते हैं जो किसी से फोन पर बोल रही होती है, क्या सभी लोग अपनी जगह पर हैं। डोक्यूम उसकी ऐसी बात सुन उससे पूछता है, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। सिया उसको कहती है, बस किसी भी सिचुएशन के लिए मैंने अपने लोगों को पास की गलियों में रहने के लिए बोला है, क्योंकि हमारे पास उतनी पावर नहीं है जितनी हमें चाहिए थी, तो इसीलिए ये कुछ लोग हमारे काम आ सकते हैं। लिम सिया को कहता है, क्या ये वही टीम है जिसने पास्ट में यिनवू का ख्याल रखा था। यकीन नहीं हो रहा है वो अभी भी इस काम में उसकी मदद कर रहे हैं। सच में पैसे में भी बहुत ज्यादा पावर होती है। डोक्यूम कहता है, तो फिर ठीक है, हम भी स्टैंड बाय पर रहेंगे। हिसू और युनडोंग छत पर खड़े रहकर यिनवू पर नजर रख रहे होते हैं। हिसू कहता है, तुम उस तरह अपनी नजर रखना, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। सिया उनके आगे जाते हुए कहती है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि युनवू वैसे भी इस बिल्डिंग में नहीं आएगा। सिया उनको इशारा करके बताती है, हम उस बिल्डिंग में जाकर युनवू को देखेंगे। सिया ने जिस और इशारा किया होता है वो एक काफी बड़ा हॉल होता है। वो तीनों उसके पास आकर कहते हैं, अच्छा ये तो पीस ऑफ कोलन बैरियन का स्टेडियम की तरह दिखने वाला एक बड़ा हॉल है। सिया कहती है, यहाँ वीआईपी लोगों के लिए एक प्रीमियम हॉल है और ये एक अनक्लेम्ड यानी कि लवारिस कोलन बैरियन वाली जगह है। उन लोगों की लाश जो बिना किसी रिश्तेदार के मर जाते हैं या जिनके परिवार के पास अंतिम संस्कार का खर्चा उठाने के लिए पैसे नहीं होते, उन्हें यहाँ रखा जाता है। लिम कहता है, क्या युनवू की माँ इसलिए यहीं पर है क्योंकि उसके पास पैसे कम है। सिया कहती है, नहीं, क्योंकि मैं उसे पैसे दे सकती थी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लिम कहता है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ। सिया बताती है, युनवू उसका बेटा था, लेकिन बेटा होने के बावजूद भी वो उसका बेटा नहीं था। डोक्यूम और लिम कहते हैं, हम तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझे। सिया उदास मन से कहती है, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एक्चुअल में रजिस्टर नहीं था, क्योंकि उसके जन्म की इंफॉर्मेशन बताई नहीं गई थी, इसीलिए कागजों में उसका कोई भी अस्तित्व ही नहीं है। और जिंदा होने के बावजूद भी मरा रहने के बराबर ऐसे बच्चों को शैडो चाइल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि जिंदा होने के बावजूद भी इनका कोई वजूद नहीं होता है। सिया आगे उनको बताती है, सिर्फ इतना ही नहीं, वो स्कूल भी नहीं जा सकता और बीमार होने पर अस्पताल में अपना इलाज भी नहीं करवा सकता। युनवू के साथ इतना बुरा होते देख अब लिम को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सोचता है, आखिर युनवू के साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है। सिया कहती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे डैड और मेरा भाई किसी भी वक्त युनवू को मार सकते थे, लेकिन फिर भी वो 10 साल तक सड़कों पर जिंदा रहने में कामयाब हो गया। डोक्यूम कहता है, बिल्कुल भी नहीं, वो इस तरह से कैसे जी सकता है। सिया कहती है, मैंने तुमसे कहा था, युनवू ने अपनी पूरी लाइफ बड़ी से बड़ी मुसीबतों में रहकर वक्त गुजारा है। जैसे ही वो तीनों थोड़ा आगे आते हैं तब वहाँ पर मुंग्यू होता है, जिसने युनवू का गला दबाकर उसको ऊपर उठाया होता है। उन तीनों को इधर आता देख मुंग्यू भी देख लेता है और मुंग्यू उनको काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से देख रहा होता है। युनवू को गले से ऊपर उठाया देख सिया की आंखें फट जाती है और वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि युनवू का गला दबाने से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। उसके सारे चेहरे में नसें दिख रही होती है और उस बेचारे को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। युनवू को इतना बुरा ट्रीट करता देख लिम काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए मुंग्यू की तरफ अपना खतरनाक किलिंग इंटेंट रिलीज करता हुआ आगे बढ़ता है और यार इसमें
लिम सच में काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है। लिम मुंगियों की तरफ इतनी स्पीड से दौड़कर आगे बढ़ता है और लिम सिया और डोक्यूम को कहता है तुम बस अब देखते जाओ क्योंकि मैं अब इस कमीने बास्टर्ड को यहीं पर मारने वाला हूँ। और लिम की आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा होता है। अब आगे क्या होने वाला है, इसकी आगे की स्टोरी आपको इसके अगले एपिसोड में ही देखने को मिलेगी। क्या लिम यहाँ सच में मुंगियों को किल करने वाला है या नहीं, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत भागना। शुक्रिया।